चलिए ठीक है फिर। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बेसिकली क्या है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ह्यूमंस के जो रिप्रोडक्शन के रिलेटेड हैं। इसमें सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है बच्चों सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। दूसरा कैरेक्टर होता है बच्चों ह्यूमंस जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। ह्यूमंस क्या होते हैं बच्चों यूनिसेक्सुअल होते हैं मतलब सिंगल सेक्स कैरी करते हैं। अरे एक्चुअली मेरा पेन थोड़ा काम नहीं कर रहा। मैं ऐसे बोल दूं तो चलेगा बच्चों, लिखूं ना तो? हाँ हेलो बच्चों, मैं बोल दूं तो चलेगा? हाँ सर, चलेगा चलेगा। रेटिंग जरा ठीक करना, बहुत बेकार है। एक्चुअली क्या है कि मेरा पेन आज काम ही नहीं कर रहा पेन टाइप का, तो दैट्स वाई वो प्रॉपर नहीं लिख पा रहा है। खैर देखिए बच्चों, ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, मैं सिंपली क्या करता हूँ कि बुक के थ्रू ही कैरी करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में भी आए और हम आगे बढ़ते भी चले जाएं। जस्ट गिव मी 1 मिनट मोर। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। स्टूडेंट्स, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज बेसिकली characterized by the reproduction of higher animals. ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक हाइयर एनिमल्स का कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है और उसमें हमको पता चलता है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बेसिकली क्या क्या चीजें कॉमन होती हैं। आप लोग म्यूट कर लीजिए, बहुत आवाज आ रही है उधर से। स्टूडेंट्स काइंडली म्यूट कर लीजिए। ठीक है, मैंने ही कर दिया। देखिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो होता है, ह्यूमन के रिप्रोडक्शन से हम हाइयर एनिमल के रिप्रोडक्शन के बारे में पता लगा सकते हैं। और ह्यूमन के रिप्रोडक्शन में हमको लाइक एनी अदर ऑर्गेनिज्म सिंपली 3 स्टेप्स पढ़ने हैं: प्री रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन और पोस्ट रिप्रोडक्शन इवेंट। इसमें प्री रिप्रोडक्शन इवेंट में क्या होता है बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं हम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, जिसमें यहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स लिखे हुए हैं थर्ड पॉइंट में। ये हमको डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद हमको गैमेटोजेनेसिस पढ़ना होता है कि गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है। उसके बाद फिर हमको गैमेट ट्रांसफर पढ़ना होता है जिसको इंसेमिनेशन कहते हैं। उसके बाद हमको फर्टिलाइजेशन इवेंट में फ्यूजन पढ़ना होता है कि मेल और फीमेल में क्या क्या इवेंट्स होते हैं फ्यूजन में उनके जाइगोट बनने के लिए। और उसके बाद हमको जाइगोट फॉर्मेशन फाइनली जो हो जाता है उसके बाद
पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आना होता है, जिसमें हम एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ते हैं। अब एम्ब्रियोजेनेसिस के कुछ पार्ट्स हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला इम्प्लांटेशन होता है, दूसरा गेस्टेशन पीरियड जो 9 मंथ का पीरियड होता है, इसमें एम्ब्रियो डेवलप होता है, और फाइनली इसमें क्या होता है, डिलीवरी ऑफ बेबी होती है जिसको हम पार्चुरेशन कहते हैं। और इसी के साथ साथ हम लैक्टेशन को भी थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले प्री रिप्रोडक्शन में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है जहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्राइमरी ऑर्गन और सेकेंडरी ऑर्गन्स दिखाए गए हैं। तो जब हम प्राइमरी ऑर्गन की बात करते हैं तो प्राइमरी ऑर्गन मेल में एक ही होता है। क्या होता है बच्चों? देयर इज ओनली वन प्राइमरी ऑर्गन इन द मेल एंड दैट ऑर्गन इज टेस्टिस। वो ऑर्गन टेस्टिस होते हैं जिसका फुल फॉर्म है टेस्टिकल्स। ठीक है। तो बच्चों बाकी जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं अपार्ट फ्रॉम टेस्टिस, whether it is a bladder, seminal vesicle, rectum, prostate, anus, vas deferens, scrotum, urethral opening, foreskin glands, shaft, urethra, pubic bone, everything is secondary reproductive organ. ठीक है। अगला है बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो पार्ट्स के नाम पर हमारे पास पेयर ऑफ टेस्टिस हैं, एसेसरी डक्ट्स हैं, वो डक्ट्स जो स्पर्म को फाइनली कैरी करेंगे, एसेसरी ग्लैंड्स जो अपने सिक्रीशंस स्पर्म में ऐड करेंगे, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया मतलब मेल के वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो एक्सटर्नली प्रेजेंट है, मतलब बॉडी के बाहर की तरफ प्रेजेंट है, जिसमें हम पेनिस के स्ट्रक्चर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है ओके नेक्स्ट है टेस्टिस का स्ट्रक्चर। तो टेस्टिस जो होता है ये होता है बच्चों पेयर में, और कहाँ पर होता है, एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर में जिसको स्क्रोटम कहते हैं। आप सबको पता होगा क्योंकि आप पढ़ चुके हो, स्क्रोटम दो मसल से बना होता है। पहली मसल्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? क्रीमास्टर मसल को बोलते हैं, और दूसरे मसल्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? दूसरे मसल्स को हम लोग डार्टस मसल बोलते हैं। तो क्रीमास्टर मसल्स और डार्टस मसल्स के अंदर क्या होता है बच्चों? इनको लेस और मोर इनके अंदर एडेप्टेबिलिटी होती है, मतलब ये अडाप्ट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने के लिए। तो जब ठंडी पड़ती है मतलब कोल्ड क्लाइमेट होता है तो स्क्रोटम लेस और मोर क्या हो जाता है? कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। और जब गर्मी पड़ती है तो स्क्रोटम लेस और मोर क्या हो जाता है बच्चों? ये थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि इसको टेम्परेचर मेंटेन करना है। तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये इस तरह के चेंजेस करता रहता है। नेक्स्ट है इसमें एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम मिजोर्कियम कहते हैं। मिजोर्कियम जो होता है स्क्रोटम के अंदर वो टेस्टिस को होल्ड करके रखता है और एकदम मिडिल पे प्रेजेंट होता है। ठीक है। आगे हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में और भी डिस्कशन करेंगे जहां पे होगा इसको डिटेल में। दूसरा है एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट्स स्टार्ट होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद से, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तो मेन स्ट्रक्चर है जो स्पर्म बनाएगा, स्पर्म को नरिश करेगा, स्पर्म को डिफरेंशिएट कराएगा। उसके बाद जो सबसे पहला स्ट्रक्चर स्पर्म को कैरी करता है उसका नाम है रीड टेस्टिस, जो हाईली क्वाइल्ड होते हैं, हाईली न्यूमरस इन नंबर होते हैं। ठीक है। तो बहुत ज्यादा होते हैं। उसके बाद उससे कुछ कम होता है नंबर में वासा एफरेंशिया, जो स्पर्म को रीड टेस्टिस से रिसीव करता है और फाइनली एक स्ट्रक्चर में डिलीवर करता है। इसका नाम एपिडाइडमिस है। एपिडाइडमिस हम लोग बच्चों थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल करके। और एपिडाइडमिस जो होता है वो वास डिफरेंस में दे देता है, वास डिफरेंस फाइनली यूरेथ्रा में दे देता है जिसको इजैकुलेटरी डक्ट भी कहते हैं। और वास डिफरेंस इजैकुलेटरी डक्ट्स में ही एसेसरी ग्लैंड्स जो होते हैं ये अपना सिक्रेशन भी प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हमें सिर्फ पेनिस का स्ट्रक्चर पढ़ना है और डिटेलिंग करनी है और कुछ नहीं। मैं एक बार आप लोग को अनम्यूट कर देता हूं क्योंकि पता नहीं शायद कोई बच्चा अगर कुछ पूछना चाह रहा हो। ठीक है। खैर ऑलमोस्ट सभी बच्चे अनम्यूट ही हैं। ठीक है, अच्छी बात है। सो नेक्स्ट इज टेस्टिस। तो देखो बच्चों यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं टेस्टिस के बारे में, लेकिन मैं एकदम शुरू से स्टार्ट करता हूँ। जब ह्यूमन या मेल
अपने मदर के वॉर्म में होता है, मतलब बच्चा अपने मदर के यूटरस के अंदर ग्रो हो रहा होता है एम्ब्रियोनिक फेज में, तो उसी समय टेस्टिस भी ग्रो हो जाता है। तो टेस्टिस जो होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड एंड तक डेवलप हो जाता है। और टेस्टिस डेवलप कहाँ पे होता है बच्चों? एब्डोमेन के साइड में, जहां फीमेल की ओवरीज होती है ना, सेम उसी प्लेस पर, दोनों पोल पर, मतलब दोनों साइड पर टेस्टिस भी डेवलप होता है। ठीक है। ये टेस्टिस जो होते हैं, जैसे जैसे एम्ब्रियो साइज में बड़ा होता है बच्चों, वैसे वैसे क्या होता है, टेस्टिस क्या होता चला जाता है। टेस्टिस एक कैनाल होती है, इंग्विनल कैनाल, उस कैनाल के थ्रू नीचे की तरफ, मतलब स्क्रोटम की तरफ सरकता जाता है, डिसेंड डाउन होता है, और इस फाइनली क्या होता है, स्क्रोटम के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर स्क्रोटम से ही स्टार्ट किया गया है। तो अगर हम टेस्टिस का साइज देखें तो ये पिंकिश कलर का स्ट्रक्चर है, जिसको 4 इंटू या 5 इंटू 3 इंटू 2.5 आप कह सकते हैं। मतलब 5 सेंटीमीटर की हाइट होती है इसकी, 3 सेंटीमीटर का इसका ब्रॉडनेस होता है, और 2.5 सेंटीमीटर का इसका विद होता है। तो लेस और मोर इसका जो शेप और साइज होता है वो यही होता है। ठीक है। स्क्रॉटम में इसलिए जरूरी होता है इसको भेजना, क्योंकि ह्यूमन जो है वो अपना स्पर्म फॉर्मेशन क्या करता है, लेस देन 2.5 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे करता है, एज कंपेयर टू नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, जस्ट ओके, तो इस वजह से क्या होता है बच्चों, स्पर्म का फॉर्मेशन एक्यूरेट होता है। अभी मैंने कुछ सेकंड पहले आप लोगों को बताया, इस स्क्रॉटम में अपने आप को चेंज करने की एबिलिटी होती है। चेंज करने का मतलब पूरा चेंज करना नहीं, स्क्रॉटम अपने आप को कंस्ट्रिक्ट या रिलैक्स कर सकता है एज पर द नीड ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। जैसे जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस की डिमांड होगी, स्क्रॉटम अपने आप को शॉर्ट कर लेगा, मतलब छोटा कर लेगा कंस्ट्रिक्ट होके, या फिर रिलैक्स कर लेगा। ओवरऑल इसका एम होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस को अच्छा टेम्परेचर देना है, जिसमें वो आराम से स्पर्म का फॉर्मेशन कर ले। अब हम टेस्टिस को देखें तो टेस्टिस जो होता है वो 2 लेयर से बना होता है। यहाँ पर एक ही लेयर लिखा हुआ है, बट 2 लेयर होती हैं, कुछ बुक्स में 3 लेयर्स भी दिए होते हैं। इसके सबसे बाहर के लेयर, सबसे आउटर लेयर को हम कहते हैं ट्यूनिका वेजिनैलिस, जो यहाँ पर आई थिंक मेंशन नहीं है, बट ट्यूनिका वेजिनैलिस कहते हैं हम इसको। और इनर लेयर को हम ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं। और ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया से ही अटैच्ड एक और लेयर होती है, उसको हम ट्यूनिका वेस्कुलरिस कहते हैं। तो 3 लेयर हुई बच्चों, ट्यूनिका वेजिनैलिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और ट्यूनिका वेस्कुलरिस। अब ट्यूनिका वेजिनैलिस का काम, मतलब सबसे बाहर वाली लेयर का काम है प्रोटेक्शन करना, जबकि ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो होता है ये अंदर की तरफ क्या करता है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बनवाता है। और उन कंपार्टमेंट्स को हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के नाम से जानते हैं। तो कितने टोटल नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स बनेंगे बच्चों? टोटल नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स जो बनेंगे वो 250 कंपार्टमेंट्स बनते हैं। ठीक है, हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में। और हर लोब्यूल में कितने कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं? मतलब 1 से 3 हाईली कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिनका नाम होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यही हमारा मेन स्ट्रक्चर है, जिससे हमको अपने सेल्स को डिराइव करना है, अपने सेल्स के बारे में पढ़ना है या समझना है। ठीक है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे ही हमको पहुंचना था, हम यहाँ पर आ गए। नाउ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चों? क्योंकि देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर एक इंपॉर्टेंट लेयर होती है, जिसको जर्म लेयर भी कहते हैं, या फिर उसको जर्मिनल एपिथीलियम कहते हैं बच्चों। इन जर्मिनल एपिथीलियम्स के अंदर मेल जर्म सेल्स पाए जाते हैं, और साइड बाय साइड इसके सर्टोली सेल्स भी पाए जाते हैं। तो मेल जर्म सेल का काम क्या होता है, ये आगे चल करके स्पर्म बनाएगा। और सर्टोरी सेल का काम क्या होता है, ये स्पर्म बनाने में जो भी नरिशमेंट, न्यूट्रिशन, फेवरेबल इन्वायरमेंट, पीएच, टेम्परेचर, जो कुछ रिक्वायर्ड है वो सर्टोली सेल प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो सर्टोली सेल कहने का मतलब क्या है, जर्म सेल का नर्स सेल है, वो नर्स की तरह देखभाल करता है हर चीज का। ठीक है बच्चों, इसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जगह जो बच जाती है, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तो कॉइल्ड होता है, तो कॉइल्ड होने की वजह से क्या है,
कि उसमें बीच बीच में खाली जगह बच जाती है। तो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अलावा जो जगह बचती है उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। और उस इंटरस्टिशियल स्पेस में दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं, और एक सेल बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम लेडिक सेल है, ठीक है, और दूसरा सेल डब्ल्यूबीसी होता है। डब्ल्यूबीसी फेगोसाइटोसिस करता है, मतलब क्या करता है बेसिकली, इसको इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल बोलते हैं, आईसीसी, मतलब ये डब्ल्यूबीसी ही होते हैं जो फेगोसाइटोसिस करते हैं। और जबकि जो इंपॉर्टेंट सेल है वो लेडिक सेल है। लेडिक सेल क्या करता है, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन सिक्रिएट करता है। ठीक है बच्चों, तो डब्ल्यूसी का क्या फंक्शन है? डब्ल्यूबीसी फेगोसाइटोसिस करता है, मतलब वो खा जाता है स्पर्म के अगल बगल पाए जाने वाले किसी भी फॉरेन सब्सटेंस या पैथोजेनिक सब्सटेंस को ये इंगल्फ कर लेता है। ठीक है, अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्योंकि आपने क्लास 11 पढ़ा हुआ है। आप हमको ये बताइए कि लेडिक सेल पे पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा हार्मोन एक्ट करता है और सर्टोली सेल पे पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा हार्मोन एक्ट करता है, जल्दी। टेस्टोस्टेरोन। लेडिक सेल पे पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा हार्मोन एक्ट करता है? लेडिक सेल तो फॉर्म करता है टेस्टोस्टेरोन। ICSH. ICSH. पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा हार्मोन? पिट्यूटरी ग्लैंड का, वेरी गुड। एफएसएच नहीं करता, एलएच करता है। एलएच करता है लेडिक सेल पे एक्ट, एफएसएच करता है सर्टोली सेल पे। ठीक है बच्चों, तो ये सेल्स की बात हुई। अब छोटा सा क्वेश्चन जो नीट में भी पूछा जा सकता है आपसे, टोटल नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितने होते हैं एक टेस्टिस में? कितने? 250. 2050 to 750. The answer will be in between 600 to 700. ओके, देखो, एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स हैं, और 250 कंपार्टमेंट्स में 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। तो आप 2 to 3 सेमिनिफेरस, आप 3 भी ले लो, अगर मल्टीप्लाई कर देते हो इनटू 250 से, तो आपको वो आंसर 600 700 के बीच में मिलेगा, या 2.5 से मल्टीप्लाई कर देते हो एवरेज लेकर के, तो आपको आंसर उसी के बीच में मिलेगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन एनटीए के मॉक टेस्ट पेपर में दिया गया था, हालांकि नीट में नहीं दिया गया था, बट एनटीए के मॉक टेस्ट में ये क्वेश्चन प्रेजेंट है कि एक टेस्टिस के अंदर कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 2.5 से इंटू 250 कर देना है, तो आपका आंसर जो होगा वो 600 to 700 के बीच में अपने आप आ जाएगा। गॉट इट और नॉट? समझे? रिपीट करिए। मैं कह रहा हूं कि इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो टोटल नंबर होता है वो 600 to 700 के बीच में आता है। बीच में इसलिए आता है क्योंकि एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स हैं, और हर कंपार्टमेंट में 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। तो अगर आप टोटल नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल निकालेंगे मैथमेटिक्स के हिसाब से, तो 2.5 इंटू 250 कर दीजिए। आपका अगर मैथमेटिक्स है तो आप देख लीजिए कि कितना हो जाएगा। वो 600 to 700 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आंसर? स्टूडेंट्स, 6 to 5. 6 to 5 आया ना, तो आंसर विल बी 600 to 700 ना।
Yes, sir. हाँ, यही मैं आप लोगों से पूछ रहा था कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। और अगर अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया इस वे में कि दोनों टेस्टिस में मिला करके कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं, तो आप लोग 1200 टू 1400 लिख के आओगे। गॉट इट? Okay, sir. ओके, द नेक्स्ट इज एसेसरी डक्ट। How to produce spermatic to spermatozoa? रिपीट द क्वेश्चन। How to produce spermatid to spermatozoa? हाउ टू प्रोड्यूस स्पर्मेटिड्स थ्रू स्पर्मेटोजोआ। Yes, sir. हाउ टू प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ थ्रू स्पर्मेटिड्स होना चाहिए। हाँ sir, वही। थ्रू स्पर्मियोजेनेसिस, दैट विल बी द लैटर पोर्शन ऑफ द चैप्टर। वो हम आगे थोड़ा पढ़ेंगे। आप कहिए तो अभी बता दें, आप कहिए तो जब चैप्टर टॉपिक में आएगा तो बता देंगे। वैसे इसका एक शब्द में जवाब है, वन वर्ड में, थ्रू डिफरेंशिएशन। थ्रू डिफरेंशिएशन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स ऑफ स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स के सेल ऑर्गेनल अपने आप को डिफरेंशिएट करते हैं और अपने आप को मॉडिफाई करके स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट करते हैं। और किस तरह मॉडिफाई करते हैं, किस लिए करते हैं, ये हम स्पर्मेटोजेनेसिस में डिटेल में पढ़ेंगे। आर यू सेटिस्फाइड? Yes, sir. Okay. Now the next portion is accessory ducts. Accessory ducts में सबसे पहला डक्ट है रीड टेस्टिस। कौन सा डक्ट है बच्चों? तो रीड टेस्टिस जितने स्पर्म फॉर्मेशन हो रहे हैं, जितने भी स्पर्म फॉर्मेशन हो रहे हैं, उसको कैरी करता है। किससे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। तो ऑब्वियसली रीड टेस्टिस एज कंपेयर टू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लेस इन नंबर होगा, बट एज कंपेयर टू एनी एसेसरी डक्ट्स मोर इन नंबर होगा। ठीक है? अगर तुमसे पूछ लिया जाए किसी एसेसरी डक्ट में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाने वाला एसेसरी डक्ट कौन है, तो आप क्या कहेंगे? रीड टेस्टिस। गॉट इट और नॉट? Yes, sir. And reed testis transfer their sperm to vasa efferentia. Vasa efferentia is again a bundle of ducts, but less in number as compared to reed testis. Vasa efferentia जो होता है, इसमें भी बहुत सारे बंडल ऑफ डक्ट्स होते हैं जो रीड टेस्टिस से स्पर्म को रिसीव करते हैं, लेकिन इनका जो बंडल होता है वो रीड टेस्टिस के बंडल से कम होता है। और वासा एफरेंशिया जो और रीड टेस्टिस, ये दोनों स्ट्रक्चर टेस्टिस के अंदर लाई करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कहीं लिख लेना है या समझ लेना कि रीड टेस्टिस और वासा एफरेंशिया ये दोनों ही टेस्टिस के अंदर लाई करते हैं। जो सबसे पहला स्ट्रक्चर टेस्टिस के बाहर प्रेजेंट होता है वो सिंगल होता है, बंडल में नहीं होता है, और उसका नाम है एपिडाइडमिस। क्या नाम है बच्चों? तो एपिडाइडमिस जो होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है हेड पार्ट, जिसको हम कैपट कहते हैं, CAPUT, कैपट। दूसरा पार्ट जो होता है इसका बॉडी पार्ट होता है, मिडिल पार्ट होता है, जिसको कॉर्पस कहते हैं। और एक पार्ट होता है जो एकदम लास्ट का पार्ट होता है, उसको हम कॉर्डा कहते हैं। तो पार्ट के नाम पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एपिडाइडमिस से। और फंक्शन सुन लीजिए एपिडाइडमिस का क्या है। ये स्पर्म को रिसीव भी करता है, मतलब ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है, मैच्योर भी कर रहा है। इसमें स्पर्म थोड़ी देर मैच्योर भी होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म भी करता है। क्या करता है? टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म भी करता है। तो कौन कौन से फंक्शन बताए बच्चों मैंने? ट्रांसपोर्टेशन, मैच्योरेशन एंड टेम्पोररी स्टोरेज। बताइए कौन कौन से फंक्शन? Transportation, maturation, and temporary storage of sperm. अगर कोई पूछ ले, हो सकता है भाई कोई पूछ सकता है, कोई भी पूछ ले कि कितनी दिन तक स्टोर कर सकता है, तो आप कहेंगे लेस देन अ मंथ। क्या बोलेंगे? Less than a month. ओके गुड।
तो एपिडाइडमिस से अब स्पर्म जो होता है ये एक बहुत बड़े डक्ट की तरफ, बहुत बड़ा इन द सेंस लॉन्ग डक्ट की तरफ मूव कर जाता है। उस डक्ट का नाम है वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस जो होता है ये मेल्स के एब्डोमेन की तरफ से एक लूप बना के निकलता है, मतलब एक घुमावदार स्ट्रक्चर बना के निकलता है जो उसके यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से गुजरता है, ठीक है, और फाइनली आकर के यूरिनरी ब्लैडर के एंड पर जहां पे यूरेथ्रा स्टार्ट हो रहा है वहां पे आके कनेक्ट कर जाता है। तो वास डिफरेंस का भी 3 काम है। कितना काम है बच्चों? कितना काम है बच्चों वास डिफरेंस का? 3। पहला काम है बच्चों ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा काम है परमानेंट स्टोरेज, और तीसरा काम है स्पर्म को नरिश कराना थ्रू एसेसरी डक्ट्स, थ्रू एसेसरी डक्ट्स, स्पेशली सेमाइनल वेसिकल। हेलो सर, तो रिपीट करेंगे सर? ओके, मैं रिपीट कर देता हूं। वास डिफरेंस का 3 काम होता है, 3 पर्पस। फर्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म, सेकंड इज permanent storage of sperm, and third is to make sperm more mature with the help of accessory glands like seminal vesicle. कीजिए ना क्या हुआ? सर, इस टॉपिक को दोबारा रिपीट कर। ठीक है, मैं दोबारा से बताता हूँ। देखो, वास डिफरेंस क्या है? एक लॉन्ग ट्यूब है जो मेल्स में एपिडाइडमिस से निकलता है और एब्डोमेन और यूरिनरी ब्लैडर को लूप बनाते हुए, मतलब उसके पीछे घूमते हुए फाइनली आके यूरेथ्रा में कनेक्ट करता है। तो सिंपली ये क्या है? एक डक्ट है जो स्पर्म को कैरी कर रहा है। एक फंक्शन तो समझ में आ गया कि ये स्पर्म को कैरी करता है, तो ट्रांसपोर्टेशन इज द फर्स्ट फंक्शन। सेकेंड फंक्शन इज कि ये स्पर्म को परमानेंटली स्टोर करता है। एपिडाइडमिस टेम्पोररी स्टोर करता था, ये क्या करता है? परमानेंटली स्पर्म को स्टोर करता है। और तीसरा फंक्शन है कि इसमें सेमाइनल वेसिकल कनेक्ट होता है। तो इससे क्या होता है कि स्पर्म इसके अंदर और ज्यादा मैच्योर और नरिश भी होता है, क्योंकि सेमाइनल वेसिकल इसको क्या करता है? सेमाइनल प्लाज्मा देता है वास डिफरेंस के अंदर ही। तो वास डिफरेंस के अंदर ही स्पर्म और क्या हो जाता है? मैच्योर हो जाता है। गॉट इट? यस सर। अब आप लोग रिपीट करिए, कितने फंक्शन है वास डिफरेंस के? 3। हाँ, नेम द फंक्शंस। मैचुरेशन, ट्रांसफर, परमानेंट स्टोरेज। ठीक है, अगेन द सेम क्वेश्चन, by how much time vas difference can store sperm? Less than 1 month. Less than 1 month. That is the time for epididymis, not vas difference. Permanent time. How much? How much? 15 years, 20 years? Permanently. Permanent. क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना। By how much time vas difference can store sperm? एक बच्चे ने आंसर दिया परमानेंटली। Less than 1 month. Okay. Can I share you one incident that happens in India before 30 or 35 years back, or 45 years back, lump sum? Can I? जी सर, बोलिए सर। ओके बच्चों, इससे आपको आपका आंसर भी मिल जाएगा और काफी कुछ समझ में भी आएगा, स्पेशली फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर। देखिए, दिस इज द टाइम ऑफ 1985 टू 88, समथिंग लाइक दैट। 1985 और 88 में इंडिया में जो चीफ मिनिस्टर, सॉरी प्राइम मिनिस्टर थी, वो शायद इंदिरा गांधी थी उस टाइम पे। ठीक है, मैं ईयर में 2-3 साल ऊपर नीचे हो सकता हूँ,
but at that time Indira Gandhi was the prime minister of India. ये आप लोग जानते हैं? हाँ ओके। जब वो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तो उन्होंने क्या किया था, एक रूल निकाला था। उन्होंने क्या किया, वो मेल्स का वैसेक्टॉमी करा रही थी, मतलब नसबंदी जिसको बोलते हैं। वो मेल्स का वास्ट डिफरेंस कट कर रही थी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और उस पे मेल्स को कुछ पैसे मिलते थे, मतलब ये कराने पर कुछ पैसे मिलते थे। तो बहुत सारे मेल्स नहीं करवा रहे थे, बट जबरदस्ती पकड़ पकड़ के उन लोगों का वास्ट डिफरेंस कट कर दिया गया। तो इसको हिंदी के लैंग्वेज में नसबंदी कहते हैं। जब ये कर दिया गया तो आप लोग बताइए, वास्ट डिफरेंस कट होने के बाद बच्चा पैदा हो सकता है या नहीं? वो नहीं करता। नहीं करता, नहीं हो वो सकता। नहीं करता। नहीं हो सकता। आप जैसी सोच उन लोगों की भी थी, जिन लोगों की नसबंदी हुई थी वो लोग भी यही सोच रहे थे कि अब बच्चा नहीं हो सकता, लेकिन उसमें से कुछ लोगों के बच्चे हो गए। क्या कैसे जी सुनिए, नहीं जाएगा। अरे मेरी पूरी बात सुन लो, मैं आपको आपका आंसर ही दे रहा हूँ। देखो, उसमें से कुछ लोगों के बच्चे हो गए। अब मेल्स क्या थे, अपने फीमेल हाउसवाइफ पे शक करने लगे कि यार बच्चा तो मेरा नहीं हो सकता, ऑब्वियसली, ठीक है। तो कई लोगों के घर तबाह हो गए, बर्बाद हो गए इस चक्कर में कि जब मेरा तो वैसे टॉमी हो गया है और ऐसे कैसे हो सकता है, तो किसी भी हाल में बच्चा नहीं होगा मेरा, ठीक है। तो वहां पे यहाँ का एक्सप्लेनेशन काम आएगा। वास्ट डिफरेंस कैन स्टोर स्पर्म फ्रॉम 6 months to 1 year। क्या बोला बच्चों मैंने? 6 months to 2 years? तो अगर किसी का वास्ट डिफरेंस कट भी कर दोगे तो उसके वास्ट डिफरेंस में इतना स्पर्म स्टोर रहता है कि वो 6 महीने से 1 साल तक चल सकता है। अंडरस्टूड? Yes, sir. तो जो बच्चे हुए थे वो उन्हीं के हुए थे, लेकिन उन लोगों ने दूसरा का समझ के अपनी वाइफ को क्या कर दिया, डाइवोर्स दे दिया, या जो भी प्रॉब्लम्स आई, ठीक है। इसीलिए आप लोगों के सिलेबस में रिप्रोडक्टिव हेल्थ नाम का भी एक चैप्टर डाला गया है, ताकि आप इस चीज को समझें। गॉट इट? Yes, sir. अब बताइए बच्चों, हाउ मच टाइम वास्ट डिफरेंस कैन स्टोर स्पर्म? 6 months to 1 year. तो नेवर नेवर एवर गिव रिप्लाई लाइक दैट कि वासेक्टॉमी होने के बाद बच्चा होने का चांस एकदम खत्म हो जाता है। चांस रहता है कब तक? जब तक स्पर्म वास्ट डिफरेंस के अंदर प्रेजेंट है या स्टोर है, तब तक, ठीक है। So now the next is ejaculatory duct। ejaculatory duct जो होता है वो हम बेसिकली क्या कहते हैं, यूरेथ्रा को ही बोलते हैं, क्योंकि यूरेथ्रा ही इजैकुलेट कराता है स्पर्म को, ठीक है। और ये यूरेथ्रा कहाँ से ओरिजिनेट होता है बच्चों? यूरिनरी ब्लैडर से होता है। और इसका और कहाँ एंड होता है? यूरेथ्रल मीटस पे। जो एंडिंग पॉइंट है उसको यूरेथ्रल मीटस कहते हैं, और जो ओरिजिनेशन पॉइंट है उसको उसको हम और यूरेथ्रा ही बोलते हैं, ठीक है बच्चों। यूरेथ्रा के ओरिजिन पॉइंट पे एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, कोई बता सकता है कौन सा ग्लैंड है? Prostate gland. प्रोस्टेट ग्लैंड। और यूरेथ्रा जब पेनिस के अंदर एंटर करता है तो वहां पे भी उसको एक पेयर ऑफ ग्लैंड मिलता है, कोई बता सकता है कौन सा ग्लैंड है? Seminal vesicle. बॉल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड बोलते हैं उसको, ठीक है बच्चों। My next question is why urethra is known as ejaculatory duct? देखो, मैं दो एकदम बेसिक क्वेश्चंस पूछूंगा ये जानने के लिए, क्योंकि तुम तो पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो, सब कुछ पढ़ चुके हो, तो आप में वो बेसिक नॉलेज डेवलप हुई है कि नहीं हुई है, ये मुझे जानना है। पहला क्वेश्चन यही है कि why urethra is known as ejaculatory duct?
देन मैं सेकंड क्वेश्चन पूछूंगा इसका सर, आंसर मिलने के बाद। हाँ बोलिए। ये ट्रांसपोर्ट यूरिन आल्सो एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म। ओके, तो इट इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टिंग यूरिन, तो इसको Yes, sir. इजैकुलेटरी डक्ट क्यों बोला हमने? Because sir, our difference receive the seminar vesicle. ओके चलो बच्चों, इसका आंसर मैं आपको दे देता हूं ना, मैं दूं या आप लोग देंगे कुछ? मैं दूं आंसर? यही से होता है एजेक्शन ऑफ स्पर्म, यही है। और लास्ट ठीक है ठीक है ठीक है, मैं इसका आंसर दे दूं बच्चों? सर बोलिए। मुझे एक बार सुन लीजिए बच्चों। हाँ Semen and excretory product like urine ejaculate by this tube. So this tube is called urethra. आपकी आवाज कट गई, आपका आंसर थोड़ा सही आ रहा था बट आपकी आवाज बीच में कट गई। Semen and excretory products like urine. ओके ठीक है बच्चों, देखो ejaculatory duct is directly concerned, listen carefully, is directly concerned by ejaculation of sperm, nothing else। ठीक है बच्चों, लेकिन इसको यूरेथ्रा को ejaculatory duct इसलिए बोलते हैं जहां पर सेमाइनल वेसिकल एंड होता है और जहां से यूरेथ्रा का पार्ट स्टार्ट होता है फॉर कैरिंग स्पर्म। ध्यान दीजिएगा, जहां से यूरेथ्रा का पार्ट स्पर्म को कैरी करता है, दैट इज नॉट द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, रिमेंबर। Repeat again. जो सुनिए बच्चों, वास्ट डिफरेंस ब्लैडर में जाकर के यूरेथ्रा को कनेक्ट नहीं करता, यूरेथ्रा को आफ्टर फ्यू डिस्टेंस कनेक्ट करता है, अंडरस्टूड। तो यूरेथ्रा का जितना पार्ट कंसर्न्ड है स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसको इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं, और पूरे यूरिनरी ब्लैडर से लेकर के पेनिस तक जितना यूरेथ्रा है उसको हम यूरिनरी डक्ट कहते हैं, अंडरस्टूड। दूसरा क्वेश्चन पूछ लूं? ओके, दूसरा क्वेश्चन ही मैं भूल गया तुम लोग के चक्कर में। क्या पूछने वाला था मैं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। चलो ठीक है, याद आएगा तो पूछेंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, मेरे को क्वेश्चन अभी एकदम से आते आते दिमाग से पता नहीं कहाँ उड़ गया, मुझे अभी तो याद था बिल्कुल क्वेश्चन। Sir, I have a question. हाँ प्लीज आस्क। स्क्रोटम कौन सी पेशी के हेल्थ पे छोटा और बड़ा होता है? स्क्रोटम कोल्ड क्लाइमेट में जब ठंडी पड़ती है तो श्रिंक कर जाता है, इसलिए क्योंकि उसको टेस्टिस को गर्मी देनी है, तो वो मसल्स थिक हो जाते हैं। श्रिंक करने की वजह से स्क्रोटम के मसल्स थिक हो जाते हैं, जिसके वजह से वो अंदर का हीट प्रिजर्व कर पाता है ठंडी में। और गर्मी में क्या होता है, स्क्रोटम रिलैक्स कर जाता है क्योंकि इसको अपना हीट बाहर निकालना होता है, ठीक है, ताकि स्पर्म इजिली बन सके। तो गर्मी में स्क्रोटम रिलैक्स हो जाते हैं, एक्सपैंड कर जाते हैं। क्लियर टू यू? Sir, I have a question, sir. हाँ प्लीज आस्क। जब इजैकुलेशन होता है हाँ तब यूरेथ्रा में जो यूरिन आ सकता है क्या? अगर आएगा तो क्या होगा? अरे हाँ, यही क्वेश्चन मैं पूछने वाला था। देखो तुम्हारे क्वेश्चन से ध्यान आ गया। ये क्वेश्चन मेरे कई बच्चों ने पूछा है, ठीक है, आपने भी पूछा, थैंक यू याद दिलाने के लिए, कि एक टाइम पर क्या यूरिन और स्पर्म आ सकता है
आ सकता है तो क्यों, नहीं आ सकता है तो क्यों नहीं? तो नहीं आ सकता क्यों नहीं? क्योंकि internal filter and external filter is present in the brain and the external filter of external Repeat the answer. Repeat the answer. then क्योंकि external filter और internal filter present है और external filter जब यूरिन की टाइम एक्टिव होता है और जब इंटरनल एक्सपेंशन था वो स्पर्म के लिए बंद हो जाता है, वो एक्ट नहीं करता। Okay. Anyone else? सर क्लियरली आप ही बता दो। मैं तो बताऊंगा यार। देखो बच्चों, पहली बात तो आपकी बॉडी के इन प्रोसेसेस को, ये जो इनवॉलंटरी प्रोसेसेस हैं, इसको आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है और हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे हैं। तो हार्मोन्स और ब्रेन इस तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं कि एक टाइम पर एक ही चीज आए। ये तो हो गया बायोलॉजिकल आंसर। दूसरा है कि ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो स्पर्म का फ्लूइड होता है वो बहुत थिक होता है, कोलॉइडल होता है, और जो यूरिन का फ्लूइड होता है ये बहुत ही थिन होता है और वाटरी होता है, जिसको डाइल्यूट कहते हैं बच्चों। तो जब भी कोई डाइल्यूट फ्लूइड थिक फ्लूइड के साथ आके मिक्स कर जाता है बच्चों, तो एट दैट टाइम वो ब्लॉक हो जाता है। वहां पर क्या हो जाता है? ब्लॉक हो जाता है। तो जैसे ही यूरिन स्पर्म के साथ आके मिक्स होगा तो स्पर्म यूरिन को ब्लॉक कर देगा अपनी थिकनेस की वजह से, क्योंकि स्पर्म हमेशा क्या होता है, बहुत स्लो इजैकुलेट होता है अपने थिक नेचर की वजह से। कैसे इजैकुलेट होता है बच्चों? स्लो इजैकुलेट होता है। स्पर्म को कंप्लीटली फॉल ऑफ होने में कुछ सेकंड से कुछ मिनट्स का टाइम लग सकता है, जबकि यूरिन जो होता है वो एक साथ ही इजैकुलेट होता है लमसम में। ठीक है? तो अगर यूरिन आ रहा है तो इसका मतलब ब्लैडर ने पूरे प्रेशर के साथ यूरिन को यूरेथ्रा में भेज दिया, और स्पर्म अगर उसको ब्लॉक करेगा तो यूरेथ्रा फट भी सकता है। यूरिन और किसी भी तरह का न्यूरल डिसऑर्डर भी हो सकता है और ब्लैडर डिसऑर्डर भी हो सकता है। ठीक है? Yes, sir. तो दो चीजें हैं बच्चों, दो चीजें हैं, याद रखिएगा। पहला ये कि कभी भी मतलब जैसे स्पर्म और यूरिन एक साथ पास आउट नहीं हो सकते। दूसरा, कभी भी स्पर्म इजैकुलेशन के बाद तुरंत बाद यूरिन एक्सक्रीशन नहीं करना चाहिए। रीजन पूछिए क्यों? Why? इसका आंसर मैंने जस्ट अभी कुछ देर पहले दिया, क्योंकि स्पर्म इजैकुलेट, हाँ स्पर्म इजैकुलेट तो होता है लेकिन पूरा स्पर्म इजैकुलेट होने में कुछ टाइम लगता है। गॉट इट और नॉट? तो जो लोग स्पर्म के इजैकुलेशन के जस्ट बाद यूरिनेशन करते हैं उनको पेनफुल यूरिनेशन का सामना करना पड़ सकता है, और कई बार इसमें सीरियस डिजीजेस भी हो सकते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में। गॉट इट? देखो, मेडिकल टर्मिनोलॉजी से एक और टर्म याद आया। जैसे मैंने अभी कहा ना, जब मेल छोटे होते हैं तो उनका टेस्टिस कहाँ फॉर्म होता है बच्चों? एब्डोमिनल कैविटी में। और वो किस कैनाल से नीचे आते हैं? इंगुइनल कैनाल। तो जब टेस्टिस इंग्विनल कैनाल से स्क्रोटम में आ रहे होते हैं तो कई बार एम्ब्रियोनिक फेज में वो नहीं आ पाते हैं। तो इस कंडीशन को मेडिकल कंडीशन में क्या कहते हैं? वेरी गुड, क्रिप्टोरकाइडिज्म कहते हैं। ठीक है? तो क्रिप्टोरकाइडिज्म, चलिए अच्छी बात है, आप लोगों को क्रिप्टोरकाइडिज्म पता है। लेट्स मूव टू द अदर टॉपिक। एक्सटर्नल जेनिटेलिया दैट इज पेनिस। यहाँ पेनिस के बारे में बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, बट वी शैल ट्राई टू लर्न एज मोर एज वी कैन। तो पेनिस जो होता है बच्चों, ये बेसिकली क्या होता है, ये दो मसल से बना होता है। कोई नाम बता सकता है बच्चों दोनों मसल्स का? Sir, repeat the question again. पेनिस इज मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ मसल्स। क्या आप नाम बता सकते हैं उसका?
Repeat the question, sir, please. कॉर्पोरा कैवर्नस है, कॉर्पोरा कैवर्नस, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा। What is there? Corpus spongiosum and corpus cavernosum. जिन्ना हेलो क्लास, am I audible? Yes, sir. ओके देखो बच्चों, दो बातें हैं। पहला, आप 12th पास आउट स्टूडेंट हैं और बायोलॉजी के हैं, तो आपके क्वेश्चंस और आपके पढ़ने का तरीका और आपके समझने का तरीका स्टूडेंट्स वाला होना चाहिए, सड़क छाप इंसान वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब शो द एटीट्यूड ऑफ अ बायोलॉजी स्टूडेंट, नॉट अ रोड साइडर ठपरीबाज टाइप guy. Class. So what I was saying is, penis is made up of two type of muscles. The very first muscle is corpora cavernosa and second muscle is corpora spongium. Corpora cavernosa और spongium दोनों के दोनों muscles जो होते हैं ये sensitive होते हैं। Sensitive मतलब they are sensitive to sexual arousal. क्या टर्म बोला मैंने? They are sensitive to what? Sexual arousal. Got it? अब पेनिस के दो पार्ट होते हैं, एक सिलिंड्रिकल पार्ट होता है, लॉन्ग होता है जो, जिसको हम शाफ्ट कहते हैं, और एक पार्ट होता है बहुत शॉर्ट होता है जो कोनिकल होता है, स्पॉन्जी होता है, उसको हम ग्लांस पेनिस कहते हैं, जो हमने अर्ली पढ़ा था, मतलब शुरू में हमने डायग्राम देखा था तो पढ़ा था। ठीक है बच्चों, ग्लांस पेनिस जो होता है इसको एक स्किनी कवर करके रखती है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? फोर स्किन। फोर स्किन का एक और नाम है, कोई बताएगा? हाँ, क्या आंसर दिया आप लोगों ने? व्हाट इज द अदर नेम फॉर फोर स्किन? जो नीट में पूछा जाएगा, नीट में फोर स्किन नहीं पूछा जाएगा, इसका दूसरा नाम पूछा जाएगा, बताओ। Prepuce. वेरी गुड, प्रीप्यूस। प्रीप्यूस इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर एक ग्लैंड होता है जिसको प्रीप्यूस ग्लैंड कहते हैं। वी शैल डिस्कस लेटर द फंक्शन ऑफ प्रीप्यूस ग्लैंड। पहले हम एक बात बता देते हैं कि ग्लांस पेनिस जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मसल्स होती हैं, वो होती है कॉर्पोरा स्पॉन्जियम। ठीक है, तो पूरे पेनिस में शाफ्ट पार्ट में केवर्नोसा और स्पॉन्जियम होते हैं, और ग्लांस पेनिस में सिर्फ स्पॉन्जियम होता है। इसीलिए पेनिस का जो शाफ्ट पार्ट होता है वो ज्यादा रिजिड होता है। रिजिडनेस जो होती है वो केवर्नोसा की वजह से है, और स्पंजी फील या फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो स्पॉन्जियम की वजह से। Question है। क्या कह रहे हैं आप लोग? सर मतलब सर्कमसिजन क्या होता है? बता रहे हैं, सर्कमसिजन बताते हैं। देखो बच्चों, ये जो फोर स्किन है या प्रीप्यूस है, ये प्रीप्यूस के अंदर एक ग्लैंड होता है, प्रीप्यूस ग्लैंड। वो एक हाईली न्यूट्रिटिव कंटेंट सिक्रीट करता है ताकि ग्लैंस पेनिस लेस और मोर ल्यूब्रिकेट रहे, और ल्यूब्रिकेट होने के साथ साथ, ठीक है, वो क्लियर भी रहे एक तरह से। तो उस
कंटेंट को स्मेग्मा कहते हैं। स्मेग्मा रिलीज होता है ग्लांस पेनिस पर, और ये स्मेग्मा बहुत बड़ा रीजन है बच्चों किसका, डिजीज होने का। 99% HIV और एड्स के पेशेंट में, ठीक है, ग्लांस पेनिस के ऊपर फोर स्किन पाया गया है। इसीलिए मुस्लिम्स में यह ऑर्डर है कि बच्चों को अर्ली स्टेज में ही उनका फोर स्किन कट कर देना चाहिए, मतलब उनका जो प्रीप्यूस है उसको कट कर देना चाहिए। इसको सर्कमसीजन कहते हैं। फोर स्किन के कट कर देने से प्रीप्यूस ग्लैंड भी हट जाता है और उसमें का स्मेग्मा भी। इससे मेल में जो जितने भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज होते हैं उनके होने का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। तो ये चीज आजकल क्रिश्चियंस बहुत तेजी से अप्लाई कर रहे हैं अपने ऊपर। मतलब क्रिश्चियंस जो होते हैं वो जब मैच्योर हो जाते हैं, प्यूबर्टी स्टेज में आ जाते हैं, तो वो लोग डॉक्टर के थ्रू सर्जिकली क्या करते हैं, अपने प्रीप्यूस को रिमूव कराते हैं, क्योंकि उनको पता है कि प्रीप्यूस इज द रीजन बिहाइंड ऑल टाइप ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। आपको आंसर मिल गया सर्कमसीजन का, Yes, sir. ठीक है। तो बच्चों सर्कमसीजन जो टर्म है वो सर्जिकली रिमूवल के लिए है, अगर प्रीप्यूस को सर्जिकली रिमूव किया जाए तो, ठीक है। मतलब जैसे मुस्लिम्स में हर बार सर्जिकली रिमूव नहीं होते हैं, कई बार तो ये जो बाल वाल काटने वाले लोग होते हैं ये भी रिमूव कर देते हैं, या बच्चों में कई लोग मतलब अनप्रैक्टिस्ड डॉक्टर्स जो होते हैं ये भी रिमूव करते हैं, तो उसको सर्जिकल रिमूवल नहीं कहेंगे। हालांकि सर्जिकल रिमूवल कराना चाहिए, क्योंकि ग्लांस पेनिस पे किसी भी तरह का कोई भी चोट या क्लॉटिंग या किसी भी तरह का अदर कंपोनेंट रह गया नहीं रह गया तो वो आगे चल करके बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। इसीलिए कभी भी सर्कमसीजन ही कराना चाहिए, ठीक है। Yes, sir. सो देयर आर थ्री एसेसरी ग्लैंड्स, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल, ठीक है बच्चों। कितने ग्लैंड्स होते हैं, 3। अब इसमें से सेमिनल वेसिकल और बल्बोयूरेथ्रल 2 इन नंबर होते हैं, मतलब पेयर होते हैं, और प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होता है। तीनों का फंक्शन मैं आसान भाषा में समझा देता हूं। सेमाइनल वेसिकल जो होता है ये खाना देता है। क्या देता है बच्चों, खाना। तो खाने में ये फ्रक्टोज देता है। हालांकि यहाँ पे कैल्शियम लिखा है, एंजाइम्स लिखा है, लेकिन कैल्शियम सबसे ज्यादा कौन देता है, प्रोस्टेट ग्लैंड देता है। सबसे ज्यादा कैल्शियम कौन ऐड करता है बच्चों, Prostate gland. प्रोस्टेट ग्लैंड। और दूसरी बात, प्रोस्टेट ग्लैंड जो हम स्पर्म होता है, स्पर्म के पीएच को एल्कलाइन बनाता है, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। पीएच क्या बनाता है बच्चों, एल्कलाइन पीएच क्यों इंपॉर्टेंट है, why alkaline pH is important, Sir, क्या? why alkaline pH is important, बोलिए बच्चों। स्पर्म को एल्कलाइन पीएच देना क्यों जरूरी है, सर अगर मतलब मैं अगर गलत नहीं हूँ तो जब ये फीमेल के पाथ में जाता है तो वहाँ पर एसिडिक मीडियम होता है वेरी गुड। स्लाइटली। फीमेल का जेनाइटल फ्लूइड जो होता है वो एसिडिक होता है, और जी सर। उसको उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मेल के सीमेंस को या स्पर्म को एल्कलाइन होना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो न्यूट्रलाइज कर सकता है, अदरवाइज न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता है, जी सर। ठीक है। बहुत सारे एंजाइम्स वैसे तो एक स्पर्म के अंदर होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम कौन सा होता है जो स्पर्म अपने साथ लेके जाता है, Lysozyme. लाइसोजाइम। इसके साथ
सर एक्रोसोम में जो प्रेजेंट है सर, हाँ, एक्रोसोम में जो प्रेजेंट है। स्पर्म लाइसिन या ऐसा कुछ है। Hyaluronidase. यस, हाइलुरोनिडेज, वेरी गुड। देखो, लाइटिक एंजाइम्स आर लेस और मोर लाइसोजाइम इन फंक्शन, ठीक है। बस हाइलुरोनिडेज जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हम फर्टिलाइजेशन में डिटेल में पढ़ेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। वैसे तो बहुत सारे एंजाइम्स और फैक्टर्स लेकर के जाता है स्पर्म, ठीक है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का जो फंक्शन होता है वो लुब्रिकेटिंग का होता है। किसका होता है बच्चों? लुब्रिकेटिंग। थोड़ा सा पीएच मेंटेन करने में भी हेल्प करता है, बट मेन फंक्शन है लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस एट द टाइम ऑफ क्वाइटस और सेक्सुअल इंटरकोर्स। नाउ कम टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इतने सारे स्ट्रक्चर हैं, ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, जेनिटेलिया। इसमें से प्राइमरी ऑर्गन कौन है और सेकेंडरी कौन है? देखो स्टूडेंट, हाँ सही बोला आपने। ओवरीज आर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फीमेल, while all the other structures are secondary reproductive organs of female. Understood everyone? Yes, sir. तो बच्चों, जब फीमेल मतलब छोटी बच्ची जो होती है वो अपने माँ के पेट में होती है, तो उसको कहा जाता है कि अ विमेन कंसिस्ट ऑफ अ फीमेल चाइल्ड हैव 3 जनरेशन एट द सेम टाइम। कभी सुना है ये बात या कहीं पढ़ा है? एक फीमेल जो अपने वॉर्म के अंदर एक फीमेल चाइल्ड कैरी कर रही है, वो 3 जनरेशन अपने साथ लेकर के चलती है। पहला वो खुद फीमेल, दूसरा जो फीमेल वो कैरी कर रही है, और तीसरा उस ओवरी के अंदर एग सेल्स, मतलब मैच्योर एग सेल्स ऑलमोस्ट उसी टाइम बन जाते हैं। किस टाइम? जब वो एम्ब्रियोनिक फेज में होती है उसी टाइम। 3 जनरेशन हो गई ना? हाँ सर। ठीक है। अच्छा बच्चों, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट प्राइमरी ऑर्गन एंड सेकेंडरी ऑर्गन इन योर टर्म्स? तुम किसी को प्राइमरी और सेकेंडरी ऑर्गन किस बिहाफ पे कहते हो? ठीक है बच्चों, हर वो ऑर्गन जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव हार्मोन सिक्रीट करता हो और सेक्स सेल का फॉर्मेशन करता हो, वो प्राइमरी ऑर्गन। ठीक है। वो स्ट्रक्चर जो सेक्स सेल का फॉर्मेशन करता हो, चाहे वो स्पर्म का करे चाहे एग का करे, और इसके साथ साथ ही वो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव हार्मोन का सिक्रीशन करे, जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। वेरी गुड। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर किसको बोलेंगे तब? एक्सेसरी और एक्सेसरी ग्लैंड। Okay. All the structure which helps anyhow for sex cells. ठीक है। कोई भी स्ट्रक्चर जो सेक्स सेल्स को हेल्प कर रहा है, ठीक है, बनने में, जाने में, उसको मैच्योर करने में, नरिश करने में, एक्स्ट्रा जो असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। गॉट इट? वो सब क्या कहलाएंगे? सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। बनाने में नहीं, बनने के बाद हर वो चीज जो सेक्स सेल को क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं, उसको मैच्योर होने में, नरिश होने में, ट्रांसपोर्ट करने में। ठीक है। वो सारे स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं बच्चों? सेकेंडरी ऑर्गन। तो सेकेंडरी का मतलब हेल्पिंग होता है। सेकेंडरी का मतलब इजी वे में क्या है बच्चों? हेल्पिंग। जिसका मेन फंक्शन ना हो उसका फंक्शन हेल्पिंग फंक्शन हो।
तो सेकेंडरी में ओविडक्ट है, ओविडक्ट को और किस नाम से जानते हैं बच्चों? इनफंडिबुलम। नहीं, फैलोपियन ट्यूब। फंडिबुलम इज अ पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ठीक है बच्चों, तो फैलोपियन ट्यूब इज अ डक्ट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर तुमको ओविडक्ट को मेल के किसी ऑर्गन या स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करना हो तो वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा? वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस, वेरी गुड। तो वास्ट डिफरेंस इज अ सिंगल स्ट्रक्चर बट ओवरीज कंसिस्ट ऑफ 5 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, 5 है, 4 है, सॉरी 4 है। पहला स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? फिम्ब्रियाई। सेकेंड स्ट्रक्चर इज इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के बाद एक स्ट्रक्चर जो थोड़ा सा थिक होता है, जहां पे वो कॉर्नर होता है जहां पे मुड़ा होता है, उसको हम एम्पुला कहते हैं। और फाइनली एक लॉन्ग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम इस्थमस कहते हैं। इन चारों में फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? स्टार्टिंग में क्या टर्म दिया है? एम्पुला इस्थमस जंक्शन। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो सिर्फ एम्पुला मत लिख देना, क्या लिखोगे? एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। ठीक है, ऑल्दो देयर इज मैक्सिमम चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एम्पुला, बट अगर एनसीईआरटी ने एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन लिखा है तो आपका आंसर भी एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन ही होना चाहिए। गॉट इट एवरीवन? नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिम्ब्रियाई? फिम्ब्रियाई का क्या फंक्शन है? It collects the ovum from ovary. ठीक है, देखिए बच्चों, एक बहुत बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है बच्चों में। कभी भी ओवरी ओवम प्रोड्यूस नहीं करती। वो क्या प्रोड्यूस करती है बच्चों? क्या क्वेश्चन है? सेकेंडरी oocyte। वो क्या प्रोड्यूस करती है? सेकेंडरी oocyte। ठीक है, ओवम कभी भी फर्टिलाइजेशन के बाद ही बनता है, तो वी ऑलवेज ट्राई टू यूज द टर्म सेकेंडरी oocyte इंस्टेड ऑफ ओवम। गॉट इट? Yes, sir. हाँ एकदम। तो बच्चों, जो फिम्ब्रियाई होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, वो क्या करता है? वो रिसीव करता है किसको? सेकेंडरी oocyte को फ्रॉम ओवरी इनटू ओविडक्ट। इनफंडिबुलम क्या करता है? इनफंडिबुलम आगे चैनलाइज करता है उसको, मतलब आगे की तरफ ढकेलता है, अंदर की तरफ पुश करता है। ठीक है, एम्पुला क्या करता है बच्चों? रिपीट अगेन। डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन कुछ तो करता होगा कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है वहां पे। एम्पुला, ध्यान से सुनिए बच्चों, एम्पुला होल्ड्स द सेकेंडरी oocyte इन इटसेल्फ फॉर फ्यू डेज। समझे? समझे बच्चों? तो एम्पुला क्या करता है? होल्ड करता है किसको? सेकेंडरी oocyte को। इसीलिए एम्पुला में मैक्सिमम चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन होने के। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ isthmus देन? isthmus के 3 फंक्शंस हैं, तीनों बताइए। कई बच्चे बोल दे रहे हैं आवाज एकदम क्लियर नहीं आ रही, फिर से बोलिए।
ओके मुझे बहुत थोड़ा सा सुनाई दिया है, लेकिन जितना सुनाई दिया वो सही था। तो मैं एक बार बस रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर द कंफर्मेशन ऑफ अदर स्टूडेंट्स, या शायद मैं अपने ही कंफर्मेशन के लिए। तो इस्थमस का पहला फंक्शन होता है बच्चों स्पर्म को कैरी करना फॉर फर्टिलाइजेशन। सेकेंड फंक्शन होता है जाइगोट को कैरी करना फॉर इम्प्लांटेशन। और तीसरा फंक्शन होता है समटाइम्स इस्थमस आल्सो पार्टिसिपेट इन फर्टिलाइजेशन, मतलब इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। अंडरस्टूड एवरीवन? हैड समवन टोल्ड समथिंग? किसी को कुछ पूछना है? किसी ने कुछ बोला? देखो बच्चों, जो स्थमस होता है, स्थमस के अंदर होते हैं क्लास, बहुत आवाज आ रही है क्लास। देखिए जो स्थमस होते हैं, स्थमस के अंदर होते हैं सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। क्या होते हैं बच्चों? Ciliated columnar epithelium. तो ये जो सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होते हैं, इनके सीलिया मूवमेंट के लिए स्पेसिफाइड है। ये किसी भी चीज का मूवमेंट करा सकते हैं। तो ये स्पर्म को पहले अंदर की तरफ मूव कराते हैं, फिर जाइगोट को बाहर की तरफ। जब मैं बाहर की तरफ बोलूं तो मतलब टुवर्ड्स यूटरस, जब मैं अंदर की तरफ बोलूं तो टुवर्ड्स एम्पुला। अंडरस्टूड? इसके बाद तीसरा स्ट्रक्चर आता है यूटरस का। यूटरस एक इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो पियर एक फल होता है, उसको अगर उल्टा कर दें तो वो ऊपर थिक होता है, नीचे की तरफ थिन होता है, ठीक है। तो थोड़ा डोम शेप का स्ट्रक्चर होता है, ऊपर थिक और नीचे थिन, रफली कोनिकल होता है, ठीक है। तो यूटरस बेसिकली प्योरली मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जो कि 3 तरह के मसल से बना है। कोई बच्चा बता सकता है मसल्स के नाम? Endometrium, perimetrium and myometrium. तो सबसे अंदर की तरफ जो मसल्स होती है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, फिर बीच में मायोमेट्रियम, और सबसे ऊपर की तरफ जो मसल्स पाई जाती हैं उसको हम लोग पेरीमेट्रियम के नाम से जानते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेरीमेट्रियम? Protection, sir. What is the function of perimetrium? There are 2 functions of perimetrium. Actually 3 functions of perimetrium. Perimetrium जो होता है, पहला काम क्या करता है? प्रोटेक्शन का करता है, प्रोटेक्शन ऑफ यूटरस। दूसरा फंक्शन होता है पेरीमेट्रियम का बच्चों, पेरीमेट्रियम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्या कहते हैं, डिलीवरी के टाइम पर ये क्या करता है? ये मायोमेट्रियम के साथ मिलकर के एक पुशिंग फोर्स क्रिएट करता है। कौन सा फोर्स क्रिएट करता है बच्चों? पुशिंग फोर्स विद द हेल्प ऑफ मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम के साथ मिलकर के पुशिंग फोर्स क्रिएट करता है। और तीसरा फंक्शन होता है कि जब एम्ब्रियोजेनेसिस होता है तो ये पेरीमेट्रियम जो होता है ये एडाप्ट करके क्या हो जाता है? एक लार्ज बैग लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। तो पेरीमेट्रियम ही वो स्ट्रक्चर है जो अदर ऑर्गन्स को पुश कर रहा होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो थोड़ा सा स्टमक भी पुश हो जाता है ऊपर की तरफ, थोड़े से अदर ऑर्गन्स भी क्या होते हैं? एडजस्ट होते हैं। तो उनको कौन एडजस्ट कर रहा है? उनको धक्का कौन दे रहा है बच्चों, अदर ऑर्गन्स को? पेरीमेट्रियम। अंडरस्टूड? तो कितने फंक्शंस लिखे आप लोगों ने पेरीमेट्रियम के? कौन कौन से फंक्शंस? फर्स्ट इज प्रोटेक्शन, सेकेंड इज सर फिर से रिपीट कीजिए ना, सुनाई नहीं दिया। अच्छा, पेरीमेट्रियम के 3 फंक्शंस हैं। पहला तो वो प्रोटेक्ट करता है पूरे यूटरस को, दूसरा है वो मायोमेट्रियम के साथ मिलकर के पुशिंग फोर्स लगाता है डिलीवरी के टाइम पर, ठीक है। तो जो फोर्स लगता है वो मायोमेट्रियम का अकेले नहीं लगता है, उसमें पेरीमेट्रियम का भी उतना ही सपोर्ट होता है।
उतना मतलब थोड़ा कम होता है बट सपोर्ट होता है। और तीसरा होता है कि एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस, जब बच्चा पल रहा होता है मदर के वॉर्म में, तो जो एडजस्टमेंट करने होते हैं ऑर्गन्स के अंदर, ठीक है, और यूट्रस को जो साइज में बड़ा करना होता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? पेरीमेट्रियम का। गॉट इट? Yes, sir. ओके, सो नेक्स्ट इज मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम का फंक्शन बताइए। ठीक है, ये ऑलमोस्ट हर बच्चे को पता है कि ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, रिफ्लेक्सेस क्रिएट करता है एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन और डिलीवरी। ठीक है बच्चों, देखो ये तो एक नॉलेज थी कि चलो डिलीवरी के टाइम पर रिफ्लेक्सेस क्रिएट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का। अब अगला क्वेश्चन सेम आता है कि इसके पास ऐसा कौन सा मसल है कि जिसके हेल्प से ये ऐसा कर पाता है? रिपीट द आंसर। Anyone else? Which type of muscles help in creating strong reflexes in myometrium? Smooth muscles is the right answer. Very good. तो इनके अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं, ये मसल्स ही पावर जनरेट करते हैं टू पुश द बेबी टुवर्ड्स द बर्थ कैनाल। तीसरा है बच्चों सर्विक्स। सर्विक्स स्टार्ट्स फ्रॉम द एंडिंग ऑफ यूटरस, जहां पे यूटरस खत्म होता है वहां से एक बहुत ही नैरो चैनल लाइक स्ट्रक्चर जाता है जिसको सर्विक्स कहते हैं। और सर्विक्स के बाद थोड़ा सा वाइड ओपनिंग या फ्लेक्सिबल ओपनिंग आती है जिसको हम वजाइना कहते हैं। टुगेदर सर्विक्स एंड वजाइना मेक्स व्हाट? सर्विक्स और वजाइना क्या बनाते हैं बच्चों? हम्म, सर्विक्स और वेजाइना ये दोनों साथ मिलके बर्थ कैनाल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? हाँ, तो टुगेदर सर्विक्स एंड वेजाइना इज नोन एज बर्थ कैनाल। ठीक है, तो अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाट इज बर्थ कैनाल, तो आप लिखेंगे इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैनाल्स ऑफ सर्विक्स एज वेल एज द कैनाल ऑफ वेजाइना। ठीक है, Yes, sir. नाउ व्हाट इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया? एक्सटर्नल जेनिटेलिया मैं डायग्राम के हेल्प से समझाऊंगा, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, आई थिंक एनसीईआरटी का ही डायग्राम है ये। तो वॉट एवर द स्ट्रक्चर्स आर लुकिंग हियर, दे ऑल आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ व्हाट? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया हर वो स्ट्रक्चर को बोलते हैं जो फीमेल, जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है और फीमेल के एक्सटर्नल पार्ट पे कनेक्टेड होता है। अंडरस्टूड? Yes, sir. बच्चों, जहां पर दोनों पैर मिलते हैं ऊपर की तरफ, उस रीजन को कौन सा रीजन कहते हैं? उसके वेंट्रल रीजन को। यहाँ पे प्यूबिक सिम्फेसिस लिखा हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को? हमारे ह्यूमंस के दोनों पैर जहां पे मिलते हैं, दोनों पैर की हड्डियां ऊपर की तरफ हिप बोन में जहां मिलती हैं, उस स्ट्रक्चर को प्यूबिक सिम्फेसिस कहते हैं। और उसका जो वेंट्रल रीजन है, वेंट्रल मतलब सामने वाला रीजन है, उसको हम लोग प्यूबिक रीजन कहते हैं। क्या रीजन बोलते हैं बच्चों? Pelvic region. प्यूबिक रीजन बोलते हैं। तो प्यूबिक रीजन में फीमेल के पास क्या होता है? थोड़ा सा फैट का लेयर होता है, उसको हम मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मॉन्स प्यूबिस पे बच्चों छोटे छोटे मतलब फीमेल्स में क्या होते हैं? हेयरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं
जिनको जेनाइटल हेयर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? Mons pubis consist of several hairs around them known as genital hairs. Mons pubis रीजन पे छोटे छोटे बाल होते हैं, उनको हम जेनाइटल हेयर्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? अब जस्ट बिलो, मतलब मॉन्स प्यूबिस के जस्ट नीचे एक थिक फोल्ड ऑफ स्किन टिश्यू होता है, ठीक है, जो वजाइना को ओपन करता है अंदर से, उसको हम लेबिया मेजोरा कहते हैं। और उसी टिश्यू के अंदर, या मतलब उसी स्किन के अंदर एक और स्किन होती है जो इंटरनली वजाइना को ओपन करती है, उसको हम लेबिया माइनोरा कहते हैं। ठीक है बच्चों? तो एक एक्सटर्नल कवरिंग है वजाइना की जिसको लेबिया मेजोरा कहते हैं, और एक इंटरनल कवरिंग है जिसको हम लेबिया माइनोरा कहते हैं। ठीक है बच्चों? अब अगर कोई डिफरेंस पूछ ले एक्सटर्नल और इंटरनल के अलावा, कि कोई फिजियोलॉजिकल डिफरेंस बताइए, तो बच्चों सीधा आंसर है कि लेबिया मेजोरा कैन कंसिस्ट हेयर्स, कैन कंसिस्ट सेवरल हेयर्स। लेबिया मेजोरा में कुछ हेयर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, बट लेबिया माइनोरा कंसिस्ट ऑफ म्यूकस। लेबिया माइनोरा में क्या मिलेगा? म्यूकस मिलेगा। अंडरस्टूड? ऊपर की तरफ, मतलब अपर साइड में लेबिया माइनोरा जहां पे जुड़ता है, कनेक्ट होता है, वहां पर एक छोटा सा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वहां से निकलता है, उसको हम क्लिटोरिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? तो क्लिटोरिस इज इक्विवेलेंट टू रिपीट द आंसर। क्लिटोरिस किसके इक्विवेलेंट है मेल में? पेनिस के इक्विवेलेंट है। क्यों? क्योंकि सेंसिटिव होता है, सेक्सुअल अरोजल कराता है। ये तो रीजन सबको पता है। मुझे इसके अलावा, ये तो हार्मोनल रीजन हो गया, बायोलॉजिकल रीजन और क्या होगा इसके अलावा? सर क्वेश्चन को रिपीट कीजिए। देखिए, आप लोगों ने बताया कि क्लिटोरिस इज इक्विवेलेंट टू पेनिस, ठीक है। इसका एक रीजन ये है कि क्लिटोरिस सेक्सुअल अरोजल कराता है पेनिस की तरह, ठीक है। बोथ आर सेंसरी इन फंक्शन। मैं पूछ रहा हूं व्हाई क्लिटोरिस इज सेंसरी इन फंक्शन? Why clitoris is sensory in function? बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। Open ended nerve. हाँ, क्वेश्चन क्या है बताइए? क्वेश्चन क्या है? Why clitoris is sensory in function? अभी भी नहीं समझ में आया क्वेश्चन? There is present open-ended nerve. Which nerve? Open-ended nerve. Open-ended nerve. So open-ended nerve is responsible for sexual arousal, huh? Wherever open-ended nerve are there, they are responsible for sexual sensation. Is it so? Okay, let me tell you the reason. But please, 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 जो भी सुना करो, sincerely सुना करो. Whatever the sensory muscles are present in penis, the same sensory muscles are present in clitoris also. अब क्या sensory muscles से उनके? वो भी भूल गए क्या? Corpus callosum.
यस, कॉर्पोरा केवर्नोसा, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। तो ये दोनों मसल्स इनके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। व्हेन जब तुम बोलते हो ना कि क्लिटोरिस इज इक्विवेलेंट टू पेनिस, तो इसका मतलब स्ट्रक्चरली भी वो इक्विवेलेंट है। ठीक है, यही मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं कि जब आप कोई चीज बोल देते हो तो समझो कि हम क्यों ये चीज बोल रहे हैं। कोई चीज अगर सेंसिटिवली इक्वल हो गया तो उसको इक्वल नहीं कहेंगे अनटिल और अनलेस वो इंटरनली भी सेम हो, लमसम। गॉट इट? Yes, sir. तो अब कोई पूछेगा कि वाई क्लिटोरिस इज सेंसरी इन फंक्शन, तो आप बताएंगे बिकॉज इट ऑल्सो हैव कॉर्पोरा केवर्नोसा एंड कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। ठीक है, तो बच्चों देखिए, लेबिया माइनोरा के अंदर एक बहुत बड़ा पिंकिश गैप होता है। क्या होता है? पिंकिश गैप होता है। उस गैप में दो ओपनिंग्स होती हैं। तो उस गैप को क्या बोलते हैं बच्चों? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? Vaginal opening. हाँ, ओके। देखिए, जो गैप है उसको क्या बोलते हैं? दैट ओपनिंग इज यूरेथरल ओपनिंग, जिसको हम यूरेथरल ओरिफिस कहते हैं, और वेजाइनल ओपनिंग, जिसको हम वेजाइनल ओरिफिस कहते हैं। बट दैट गैप इज नोन एज So clitoris. नो होल गैप। Vaginal opening. जिस cervical गैप canal. में ये दोनों ओपनिंग है या जिस स्किन के अंदर ये दोनों ओपनिंग है उसको हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? Vestibulum. Vestibulum. हाँ, वेस्टिब्यूल ही कहते हैं उसको, आप लोग किसी तरह भी प्रोनाउंस करो। दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज वेस्टिब्यूल। अब उस वेस्टिब्यूल में वेजाइनल ओपनिंग और यूरेथ्रल ओपनिंग के अलावा दो ग्लैंड्स भी होते हैं साइड में। वो ग्लैंड्स के नाम बता सकते हैं आप लोग? Can you देखिए, uh, just repeat the answer once again. I haven't heard. Genit and bread distributor. Sir, Bartholomew gland and paraurethral gland. ठीक है, एक ग्लैंड होता है बार्थोलिन्स ग्लैंड, जो कि इक्विवेलेंट टू विच ग्लैंड होता है बच्चों? तो आवाज आ रही मेरी? बार्थोलिन ग्लैंड्स होता है। बार्थोलिन ग्लैंड्स इज इक्विवेलेंट टू काउपर्स ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। सेकंड इज पैरायूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको हम स्किन्स ग्लैंड भी कहते हैं। ये क्या करता है? क्लीनिंग ऑफ, ये क्या करता है बच्चों? ये करता है क्लीनिंग ऑफ वजाइना। क्या करता है बच्चों? Meaning of vagina. चलिए बच्चों, अब एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर और दीजिए। एज वी ऑल नो दैट penis is erectile in function. How penis become erect? Sir, क्या question? How penis become erectile in function? एक जो पेनिस होता है वो एरेक्ट कैसे होता है, या क्लिटोरिस एरेक्ट कैसे हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे दोनों है, तो दोनों बताइए ये एरेक्ट कैसे होते हैं? सर किसी ग्लैंड का है क्या काम इसमें? थोड़ा सा और प्रोस्टेट सोचिए, ग्लैंड. प्रोस्टेट ग्लैंड. थोड़ा सा और सोचिए, थोड़ा सा और सोचिए। थोड़ा सा और. सोचिए बच्चों। Sir, enters in blood sinus. Such a हाँ, गुड। एक्चुअली क्या होता है कि व्हेन पेनिस और क्लिटोरिस, when they have to become erect, they do vasodilation. They do what?
वैसोडाइलेशन, जब पेनिस को या क्लिटोरिस को एरेक्ट होना होता है तो ये अपने ब्लड वेसल्स को क्या कर लेते हैं, डायलेट कर लेते हैं, मतलब चौड़ा कर लेते हैं, जिसके हेल्प से ब्लड इनके अंदर भर जाता है, और जैसे ही ब्लड इनके अंदर भरता रहता है ये क्या हो जाते हैं, एरेक्ट हो जाते हैं। तो वैसोडाइलेशन कॉजेज एरेक्शन एंड वैसोकंस्ट्रिक्शन कॉजेज रिलैक्सेशन ऑफ पेनिस और क्लिटोरिस। गॉट इट? इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लड का रोल है। किसका रोल है बच्चों? ब्लड का रोल है। और ये ब्लड को वैसोडाइलेट वैसोकंस्ट्रिक्ट कौन कराते हैं? ये सेंसरी मसल्स कराते हैं, ये सेंसरी हार्मोन्स करवाते हैं, ठीक है। और लेकिन होता किसकी वजह से है? मेन ब्लड और ब्लड वेसल्स की वजह से ही होता है। गॉट इट? गॉट इट एवरीवन? Yes, sir. So what is the region between known as in between vaginal orifice and anus? एनस और वेजाइनल ओरिफिस के बीच के रीजन को क्या कहते हैं? और हमें वो जानना क्यों जरूरी है? Perineum. रिपीट द आंसर। Perineum. पेरिनियम? नो 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 नो। एनीवन एल्स? देखिए, देयर इज अ वेरी शॉर्ट गैप बिटवीन वेजाइनल ओरिफिस एंड एनस एंड इज कवर्ड बाय स्किन, but that skin is a bit different from other skin. Can you please name that structure, that skin? सर आप ही बता दीजिए। That skin is known as fourchette. That skin is known as fourchette. And fourchette will give the linear term for vagina, anus, urethral opening and mons pubis, even clitoris. मैं फिर से हिंदी में बोल देता हूं इसको। देखो, इस रीजन को फोरशेट कहते हैं, जहां वेजाइना और एनस जुड़ता है। जो फोरशेट होता है, फोरशेट में एक स्किन की लाइनिंग होती है बीचों बीच में। क्या होती है बच्चों? स्किन की लाइनिंग होती है, जो लाइन रिप्रेजेंट करती है कि इसी सेम लाइन पर पीछे जाकर के एनस होगा, आगे जाकर के वेजाइना होगा, और उसी सेम लाइनिंग पे आगे जाकर के यूरेथ्रा होगा या यूरेथ्रल ओरिफिस होगा, और उसी सेम लाइनिंग पर क्लिटोरिस मिलेगा। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड और नॉट? यस सर। ओके। So this is the overall structure of female reproductive system. We have almost discussed each and every part of this. ठीक है, इवन वी हैवंट डिस्कस, हमने ओवरी बहुत डिस्कस नहीं किया ना। देखो, बाकी हर चीज हमने डिस्कस कर ली, ओवरी को हमने कैसे। मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ ओवरी के बारे में। तो सबसे पहले बताइए कि ओवरी तो एब्डोमेन पे लाई करती है, ओवरी अटैच किससे होती है? सर लिगामेंट सर। ओवेरियन लिगामेंट्स, ठीक है। इसके अलावा सस्पेंसरी लिगामेंट, यूटेरिन लिगामेंट। ओके, ओवरीज दो स्ट्रक्चर से कनेक्ट होती हैं। एक है लिगामेंट्स, जिसको ओवेरियन लिगामेंट्स या अदर लिगामेंट्स भी कह सकते हैं, और एक स्ट्रक्चर होता है मीजो ओवेरियम। क्या होता है बच्चों? क्या बोला मैंने बच्चों? तो अगर कभी क्वेश्चन आए
कि आपके पेरिटोनियम से, लिसन केयरफुली, आपके पेरिटोनियम मतलब एक तरह की सिलोमिक कैविटी, या हाँ सिलोमिक कैविटी से ही ओवरी कैसे अटैच है, तो थ्रू मीजो ओवेरियम, थ्रू अंडरस्टूड। और अगर ये क्वेश्चन आए कि स्क्रॉटम टेस्टिस के साथ कैसे अटैच है, तो आप क्या जवाब देंगे? थ्रू स्पर्मेटिक कॉर्ड, मीजोर्कियम थ्रू स्पर्मेटिक कॉर्ड। spermatic cord. Okay, spermatic cord, along with spermatic cord there is a structure known as mesorchium. ठीक है बच्चों? So mesorchium is the peritoneal layer or covering of testis and mesoovarium is the peritoneal layering of ovary. ठीक है? ठीक है बच्चों? Again ovary have germinal epithelium like टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर भी जर्मिनल एपिथेलियम थे, ठीक है। ओवरीज के अंदर भी जर्मिनल एपिथेलियम है। टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थे, जिसके अंदर सर्टोली सेल्स, जर्म सेल्स और उसके बाहर की तरफ हमको लेडिक सेल्स मिले थे इंटरस्टिशियल स्पेस में। ओवरी के अंदर क्या क्या मिलेगा? ओवरी के अंदर क्या मिलेगा बच्चों? प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल। यस, ओवरी के अंदर हमको दो स्ट्रक्चर मिलते हैं, oocyte एंड फॉलिकल्स। क्या मिलते हैं बच्चों? तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स जर्मिनल एपिथेलियम से ही क्या होते हैं? डिफरेंशिएट होते हैं। फाइनली इसमें माइटोसिस, मियोसिस और अदर इवेंट्स परफॉर्म होते हैं और उसके हेल्प से ये अपना मतलब बाद में एग वगैरह बनाते हैं। अंडरस्टूड? हाँ सर। एक छोटा सा क्वेश्चन, मैं आस्क, पूछे बच्चों? बोलिए सर। ओके बच्चों, देखिए, द एग सेल्स प्रोड्यूस्ड इन द ओवरी और the sperm cells produced in the testis or one vast difference, they are there, okay, they both are foreign cells for the body. ये आपको पता है कि नहीं पता है? क्योंकि मेरा आंसर आप तभी दे पाओगे जब आपको ये कंसेप्ट पता होगा। स्पर्म मेल बॉडी के लिए फॉरेन सेल की तरह एक्ट करता है या फॉरेन बॉडी की तरह एक्ट करता है, और जो एग होता है या सेकेंडरी oocyte या ओवम, ये फीमेल बॉडी के लिए एक फॉरेन बॉडी की तरह एक्ट करता है। डू यू नो दिस और नॉट? Yes and no. Okay, if you know this, then why WBC has not killed sperm in male or male body and egg in female body? अगर ये फॉरेन बॉडीज है तो WBC तो तुरंत किल कर देना चाहिए इसको, फिर क्यों नहीं करता? सर वो तो मिलियंस ऑफ स्पर्म जब जाता है तो तब वहीं पर ही तो फैगोसाइटोसिस हो जाता है ना सर। वो तो फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है ना, मेल बॉडी के अंदर स्पर्म जो मेल बॉडी प्रोड्यूस के होता है, अंदर, हाँ वहीं पर मेल बॉडी के अंदर WBC क्यों नहीं किल करता, बताइए? मैं दूं आंसर? हाँ सर। देखिए बच्चों, चाहे टेस्टिस हो, चाहे ओविडक्ट हो, चाहे वास्ट डिफरेंस हो, ये सारे स्ट्रक्चर्स अपने अंदर ब्लड टिश्यू बैरियर फॉर्म कर लेते हैं। क्या फॉर्म करते हैं बच्चों? क्या फॉर्म करते हैं बच्चों? टिश्यू बैरियर। ब्लड टिश्यू बैरियर। इसके वजह से ब्लड सेल का कोई भी पार्ट इनके टिश्यू से इंटरेक्ट नहीं हो पाता।
तो ब्लड को पता ही नहीं लग पाता कि उसके अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल है या नहीं है, क्योंकि ब्लड इंटरैक्ट होगा तब तो जानेगा ना। अंडरस्टूड और नॉट? देखिए, every structure which holds sperm or egg cell have blood tissue barrier. blood tissue barrier, टिश्यू और ब्लड के बीच में एक बैरियर होता है जो ब्लड को टिश्यू से इंटरेक्ट नहीं होने देता। क्या नहीं होने देता बच्चों? ब्लड को किससे इंटरेक्ट नहीं होने देता? टिश्यू के साथ। गॉट इट? तो मतलब बैरियर है तो मतलब फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कॉन्सेप्ट। अब देखो, आपने ब्रेन बैरियर सुना है? ब्लड ब्रेन बैरियर। हाँ हाँ सर। बैरियर क्या होता है? बैरियर वो होता है जो ब्लड को टिश्यू के अंदर नहीं आने देता, लेकिन ब्लड के न्यूट्रिएंट्स को फिल्टर करके ले आता है। आपने सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सुना है? नहीं। तो ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होता है, जो लिक्विड होता है, उसको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, सीएसएफ कहते हैं। ठीक हाँ है? हाँ 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 हाँ। तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर से फॉर्म होता है। जब बैरियर्स होते हैं, ये ब्लड सेल को ऊपर ही रखते हैं और ब्लड प्लाज्मा के न्यूट्रिएंट्स को फिल्टर करके अंदर ले आते हैं। तो कहीं पर भी ब्लड टिश्यू या ब्लड ऑर्गन बैरियर्स बनते हैं तो ब्लड सेल को ऊपर ही रखते हैं और ब्लड के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को अंदर ले आते हैं, क्योंकि उसको जो न्यूट्रिशनल नीड है वो भी तो पूरी होनी चाहिए। ठीक है? तो ब्लड सेल कभी भी स्पर्म से इंटरैक्ट हो ही नहीं पाता। मतलब आपके बॉडी में ही स्पर्म भी है, आपके बॉडी में ही ब्लड भी है, आपके बॉडी में ओवम है और आपके बॉडी में ब्लड है, लेकिन आपके बॉडी के ब्लड को यही नहीं पता है कि ओवम भी है, या आपके बॉडी के ब्लड को यह नहीं पता है कि बॉडी में स्पर्म भी है, क्योंकि उन दोनों का इंटरैक्शन नहीं हुआ। अंडरस्टूड और नॉट? नहीं, समझ गए सर। समझ गए बच्चों? अगले टर्न पे कौन सा चैप्टर पढ़ोगे आप लोग? यही? क्लास अगले लेक्चर में कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे आप लोग? सर ये वाला खत्म नहीं करेंगे सर? तो यही वाला खत्म कर देते हैं। मुझे लगा कि आप लोगों को जस्ट ऐसे ही कोई टॉपिक नहीं मिला तो आप लोगों ने ये बोल दिया, तो अगले वाले में हम ये खत्म कर देंगे ना। नहीं सर, ये गैमेटोजेनेसिस शुरू करेंगे। गैमेटोजेनेसिस शुरू करेंगे इसी चैप्टर का। ठीक है? तो ठीक है, थोड़ा पढ़ के भी आइएगा ना बच्चों। जैसे आई वांटेड द आंसर्स ऑफ माय क्वेश्चन, मैं चाहता हूं कि आप लोग एटलीस्ट हमारे क्वेश्चन का आंसर भी दिया करो और ज्यादा से ज्यादा डेप्थ में जानो चीजों को। ठीक है? जितना ज्यादा डेप्थ में जानोगे